नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टॉक्स बाय नेहा मैम पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कामरूप के बर्मन वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह वंश भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक है। प्राचीन भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, खासकर असम क्षेत्रों में बहुत सारे राजवंशों का उदय हुआ था, जिनमें से कामरूप का बर्मन वंश जो है मुख्य है। इसके जो शासक थे, उन्होंने अपने राज्य की सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा समृद्धि की थी। इसके पश्चात इसके जो शासक हैं, खासकर जो भास्कर वर्मन है, वह हर्षवर्धन का समकालीन माना जाता है। और ये कामरूप का जो वर्मन वंश है, ये गुप्त काल के भी समकालीन माने जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इनके शासकों के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। साथ ही ये भी डिस्कशन करेंगे कि इस वंश का पतन किस प्रकार से हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो राजवंश था, यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि असम राज्य का ऐतिहासिक राजवंश था। तो चलिए जानते हैं इनके शासकों के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। इस वंश का प्रथम शासक था पुष्यवर्मन। पुष्यवर्मन, जिसका काल था 350 से 374 ईस्वी। पुष्यवर्मन ने 350 से 374 ईस्वी में राज्य किया था। यह इस वंश का यानी कामरूप वंश का प्रथम शासक था। इस वंश का संस्थापक था। ठीक है। और यह समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यह गुप्त काल के जो शासक थे, गुप्त राज्य था, उसके जो है समकालीन थे। ठीक है, उसी के समय में यह जो राजवंश था उदय हुआ था। ठीक है, तो यह जो समुद्रगुप्त है, जो कि गुप्त वंश का शासक है, समुद्रगुप्त का समकालीन था। इस वंश का दूसरा शासक है समुद्रवर्मन। समुद्रवर्मन 374 से 398 ईस्वी इसका शासनकाल था। देखिए यहाँ पर है समुद्रवर्मन। ठीक है, तो आप समुद्रवर्मन और समुद्रगुप्त में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समुद्रगुप्त जो है वह गुप्त वंश का शासक है और जो समुद्रवर्मन है यह कामरूप वंश का दूसरा शासक है। ठीक है, तो जो समुद्रवर्मन है इसका शासनकाल था 374 से 398 ईस्वी। यह पुष्यवर्मन का पुत्र था। ठीक है, पुष्यवर्मन के पश्चात यह उत्तराधिकारी बना और समुद्रवर्मन जो है पुष्यवर्मन का पुत्र है। पुष्यवर्मन का पुत्र। ठीक है, और इसने जो है गुप्त वंश के शासकों के साथ मित्रता पूर्वक संबंध कायम किए। गुप्त वंश के शासकों के साथ मित्रता पूर्वक संबंध कायम किए। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, उसके बाद हम सारा एक बारी में जो है डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो में कायम रहिएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त जो 374 ईस्वी से 398 ईस्वी में इसका जो है शासनकाल रहा। यह पुष्यवर्मन का पुत्र था और पुष्यवर्मन के पश्चात यह उत्तराधिकारी बना। इसने जो है गुप्त वंश के शासकों के साथ भी इसके जो है मित्रता पूर्वक संबंध जो है स्थापित किए। उसके बाद है इस वंश का थर्ड शासक है, इस वंश का नेक्स्ट शासक है बलवर्मन। बलवर्मन, जिसका शासनकाल था 398 से 422 ईस्वी। इसने अपने राज्य के दौरान अपने राज्य की जो सीमाएं हैं उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया, ताकि कोई भी बाहरी हमलावर जो है इसके राज्य पर हमला ना करे। ठीक है, राज्य की सीमाओं पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट शासक है इस वंश का कल्याणवर्मन।
जिसका शासनकाल है 422 से 446 ईस्वी, और इसने अपने राज्य में जो है प्रशासनिक कार्यों की तरफ ध्यान दिया। प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान दिया। इस वंश का 5वां शासक है गणपति वर्मन। जिसका शासनकाल था 446 से 470 ईस्वी। इसने अपने राज्य के दौरान जो है कला और संस्कृति को संरक्षण दिया, क्योंकि ये खुद भी कला प्रेमी था, कला को बहुत ज्यादा पसंद करता था, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग जो शासक वर्ग के लोग होते थे, जो राजा वर्ग के लोग होते थे, वह खुद भी मतलब उनके राज्य में जो है अलग अलग टाइप के जो कला के प्रदर्शन के जो लोग थे, जैसे कोई संगीत की कला होगी, कोई धार्मिक कला, नृत्य कला, ठीक है, तो अलग अलग भवन निर्माण कला, चित्रकला, अलग अलग टाइप के जो कला के जो लोग होते थे, ठीक है, तो उनको ये संरक्षण प्रदान करते थे, यानी कि उनकी फुल रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, और उन्हें संरक्षण भी देते थे। उनके राज्य में जो है मतलब ये है जो होते थे कवि वगैरह, ठीक है, या अलग अलग जो कला के प्रेमी जो लोग होते थे, ठीक है, तो उन्हें अपने राज्य दरबार में ही रख लेते थे, ठीक है। तो जो गणपति वर्मन है, इसने अपने राज्य के दौरान कला और संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। जो पुष्य वर्मन है, जिसका शासनकाल था 350 से 374 ईस्वी, और यह इस वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने कामरूप वंश जो है स्थापित किया था। ये समुद्रगुप्त के समकालीन था, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि जो राज्य था ये गुप्त वंश का समकालीन था। जिस समय गुप्त वंश का उदय हुआ था, उसी प्रकार कामरूप वंश जो है ये भी उदय में आया असम राज्य में, ठीक है। तो जो समुद्रगुप्त का यह समकालीन था, समुद्रगुप्त के समय का ये जो पुष्य वर्मन है, ठीक है, उस समय में मौजूद था। उसके बाद है समुद्रगुप्त, यानी कि यहाँ पर समुद्रगुप्त और समुद्र वर्मन जो है अलग अलग नाम है, तो आप इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। समुद्र वर्मन जो है इस वंश का दूसरा शासक है, ठीक है। तो समुद्र वर्मन जो है ये कामरूप वंश का शासक है, और समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का शासक है। दोनों समकालीन थे ना, एक ही समय में थे, ठीक है। तो जो समुद्र वर्मन है, यह पुष्य वर्मन का क्या था, पुत्र था। इसका शासनकाल कितना है, 374 से 398 ईस्वी। गुप्त वंश के शासकों के साथ इसके जो है मित्रता पूर्वक संबंध कायम रहे, क्योंकि गुप्त वंश के जो है ये समकालीन थे, इसीलिए जो समुद्र वर्मन है यह गुप्त वंश के साथ इसने जो है मित्रता पूर्वक संबंध जो है स्थापित किए। इस वंश का तीसरा शासक है बलवर्मन, जिसका शासनकाल था 398 से 422 ईस्वी, ठीक है। इसने अपने राज्यकाल के दौरान जो राज्य की सीमाओं थी, यानी कि जो कामरूप वंश है इसका जो राज्य है ये कहाँ तक फैला हुआ था, इसकी सीमाओं की तरफ जो है ध्यान इसने अपना केंद्रित किया, ठीक है। उसके बाद है इस वर्मन का, इस जो वंश का चौथा शासक कल्याण वर्मन, जिसका शासनकाल था 422 से 446 ईस्वी। इसने अपने राज्यकाल के दौरान प्रशासनिक कार्यों की तरफ ध्यान दिया। राज्य के जो प्रशासनिक कार्य थे, ठीक है, राज दरबार में, उनकी तरफ इसने जो है ध्यान दिया। हर एक राजवंश के जो शासक होता है वह अपने अपने समय में कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसी प्रकार से जो है इन्होंने भी किए। इस वंश का 5वां शासक है गणपति वर्मन, जिसका शासनकाल था 446 से 470 ईस्वी, ठीक है। यह कला और संस्कृति को इसने जो है संरक्षण दिया था। ये खुद भी कला प्रेमी था, क्योंकि जो राजा वर्ग के लोग होते थे, शासक वर्ग के लोग होते थे, ठीक है, तो ये खुद भी कला को पसंद करते थे। जो चीज हम पसंद करते हैं तो उसे ही हम जो है अपने राज्य में रखेंगे ना, जो चीज नापसंद है वो क्यों रखेंगे। तो इसी प्रकार से जो है इस वंश के जो शासक होते थे ये कला और संस्कृति को भी मतलब बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इसीलिए जो गणपति वर्मन है इसने कला और संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया था। जो शासक वर्ग के लोग होते थे, राजा वर्ग के लोग होते थे, ये अपने राज्य में अलग अलग तरह के कवि, चित्रकला के जो होते थे, ठीक है, भवन निर्माण कला के जो लोग होते थे, नृत्य कला के जो लोग होते थे, मतलब इन्हें अपने राज्यों में ही रख लेते थे, ठीक है, मतलब क्योंकि ये कला प्रेमी होते थे। आगे पढ़ते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासक के बारे में। इस वंश का नेक्स्ट शासक है महेंद्र वर्मन। जिसका शासनकाल था 470 से 494 ईस्वी। इसने अपने शासनकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए,
जिससे राज्य की स्वतंत्रता और शक्ति का प्रदर्शन होता है। राज्य की स्वतंत्रता और शक्ति का प्रदर्शन हुआ। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा, मतलब कोई भी जो अश्वमेध यज्ञ, कोई भी राजा अगर अश्वमेध यज्ञ करवाता है तो उससे यही पता चलता है कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, वो बहुत ही शक्तिशाली शासक है। उसके बाद है इस वंश का नेक्स्ट शासक है नारायण वर्मन। नारायण वर्मन, जिसका शासनकाल था 494 से 518 ईस्वी। 494 से 518 ईस्वी। और यह शासक जो है, इसने अपने समय में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, यह धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहता था। इसने मंदिरों का निर्माण करवाया। इस वंश का नेक्स्ट शासक है भूति वर्मन। भूति वर्मन, जिसका शासनकाल था 518 से 542 ईस्वी। 518 से 542 ईस्वी। यह इस वंश का जो है नेक्स्ट शासक है। तो जो भूति वर्मन है, इसने अपने समय में जो है कामरूप को एक शक्तिशाली रूप दिया। कामरूप जो वंश है, इसके समय में एक शक्तिशाली राज्य बन गया। इस वंश का नेक्स्ट शासक है चंद्रमुखवर्मन, जिसका शासनकाल था 542 से 566 ईस्वी। 542 से 566 ईस्वी चंद्रमुखवर्मन का शासनकाल था। यह प्रशासनिक कार्यों में दक्ष था। इसने प्रशासनिक कार्यों में दक्षता हासिल की। इस वंश का नेक्स्ट शासक है स्थितवर्मन। स्थितवर्मन, जिसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती, सिर्फ नाम के सिवा। उसके बाद है इस वंश का नेक्स्ट शासक है, जिसका नाम है सुस्थितवर्मन। सुस्थितवर्मन, जिसका शासनकाल था 566 से 590 ईस्वी। ठीक है, और जो सुस्थितवर्मन है, इसने अपने समय में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसने महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण की थी। 2 अश्वमेध यज्ञ किए और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इस वंश का अगला शासक है सुप्रतिष्ठित वर्मन, जिसके बारे हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। महेंद्र वर्मन यानी गणपति वर्मन के पश्चात जो महेंद्र वर्मन है गद्दी पे बैठा, जिसका शासनकाल था 470 से 494 ईस्वी। इसने अपने समय के दौरान जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जो इस बात का प्रूफ देते थे, इस बात का सबूत देते थे कि जो है इसने अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया पूरी तरह से। ठीक है, और इसने अपनी शक्ति का यानी कि 2 अश्वमेध यज्ञ करने के
दौरान जो है इसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ठीक है, इससे इस बात का प्रूफ मिलता है कि अगर कोई शासक जो है अश्वमेध यज्ञ करता है तो इसका मतलब यह है कि वह राजा कितना शक्तिशाली है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट शासक है नारायण वर्मन, जिसका शासनकाल था 494 से 518 ईस्वी। इसने अपने समय के दौरान जो है धार्मिक कार्यों में संलग्न रहा, यानी कि धार्मिक कार्यों में ये व्यस्त रहा अपने शासनकाल के दौरान। जैसे कि शाहजहां जो है अपने समय का उसे भवन निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि भी उसने अपने समय में बहुत सारे भवन का निर्माण करवाया था। इसी प्रकार से जो नारायण वर्मन है, ठीक है, इसने भी अपने शासनकाल के दौरान जो है धार्मिक कार्यों में ये है संलग्न रहा। ठीक है, और इसने अपने धार्मिक कार्य के दौरान बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद है नारायण वर्मन के पश्चात भूति वर्मन गद्दी पे बैठा, जिसका शासनकाल था 518 से 542 ईस्वी। ये है, इसने जो है कामरूप वंश को और शक्तिशाली बना दिया था। देखिए नेक्स्ट वंश है चंद्रमुख वर्मन, जिसका शासनकाल था 542 से 566 ईस्वी। जो चंद्रमुख वर्मन है, ठीक है, इसने जो है अपने समय के दौरान प्रशासनिक कार्यों में जो है दक्षता हासिल की थी। प्रशासनिक कार्यों में इतना एक्सपर्ट था, इसीलिए इसे जो है प्रशासनिक कार्यों में दक्षता हासिल करने का जो है टैग दिया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट शासक स्थित वर्मन, जिसके बारे में हमें इतिहास में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती सिवाय नाम के अलावा। इसके बाद सुस्थित वर्मन गद्दी पे बैठा, जिसका शासनकाल था 566 से 590 ईस्वी। इसने अपने समय के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण की थी। आगे पढ़ते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासन के बारे में। इस वंश का नेक्स्ट शासक है सुप्रतिष्ठित वर्मन, जिसका शासनकाल था 590 से 600 ईस्वी। इसने अपने शासनकाल के दौरान गौड़ नरेश, शशांक से युद्ध किया और युद्ध में जो है सुप्रतिष्ठित वर्मन पराजित हुआ। ठीक है, युद्ध के दौरान पराजित हुआ। इसके पश्चात गद्दी पे बैठते हैं भास्कर वर्मन, जो इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। 600 से 650 ईस्वी इनका शासनकाल था। इसने अपने समय के दौरान जो है बहुत सारे कार्य किए। ये इस वंश के प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने जो है हर्षवर्धन, राजा जो हर्षवर्धन था के मित्र थे और सहयोगी थे। मित्र व सहयोगी। इनके बारे में हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री ह्यूनसांग था, उसने जो है इनके बारे में भी जो है जानकारी दी हुई है अपने उल्लेखों में। चीनी यात्री ह्यूनसांग ने अपने उल्लेखों में भास्कर वर्मन के बारे में भी जानकारी दी है। अब बात कर लेते हैं इस वंश के पतन की। ये जो वंश था भास्कर वर्मन के पश्चात जो अयोग्य शासक हुए, जिनके कारण जो है ये वंश का पतन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक थे, उन्होंने इसे जो है इस वंश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और कामरूप पर जो है साल स्तंभ वंश के शासकों ने राज्य किया। ठीक है, सुप्रतिष्ठित वर्मन जो है गद्दी पे बैठा, यानी कि सुस्थित वर्मन के पश्चात सुप्रतिष्ठित वर्मन जो है गद्दी बैठा। इसका शासनकाल था 590 से 600 ईस्वी। यह गौड़ नरेश शशांक से इसका युद्ध हुआ था इसके शासनकाल के दौरान, और ये गौड़ नरेश शशांक से पराजित हुआ। ठीक है, हार गया। उसके बाद है भास्कर वर्मन गद्दी बैठा, जिसका शासनकाल था 600 से 650 ईस्वी। यह इस वंश का एक प्रसिद्ध शासक था और ये राजा हर्षवर्धन का मित्र था। ठीक है, और सहयोगी भी था। ठीक है, और जो चीनी यात्री ह्यूनसांग जो कि राजा हर्षवर्धन के दौरान आया था, क्योंकि हर्षवर्धन इसका मित्र था। ठीक है, तो चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय आया था, उसने जो है भास्कर वर्मन का भी अपने उल्लेखों में जिक्र किया है। अब ये जो वंश है, इनके जो भास्कर वर्मन के पश्चात जो अयोग्य उत्तराधिकारी हुए थे, जिनके कारण ये पतन जो है इस वंश का पतन हो गया। आगे पढ़ते हैं इनकी थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में।
इसी के साथ ही हम देखते हैं कि असम का कामरूप वंश का जो राज्य था, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य था और इसके समय में बहुत सारे जो ऐसे शासक हुए थे जिनके दौरान जो है यह राज्य और भी ज़्यादा प्रगति के क्षेत्र में पहुँच गया था। ठीक है? व्यापार, संस्कृति और कला के क्षेत्र में इस राज्य ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।